दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सौरभ सिविल एकेडमी पे 29 जून 2000 की 26 की करंट अफेयर्स में। हमारे यहाँ जो भी करंट अफेयर्स मैं आपको पढ़ाता हूँ वो आप क्या होते हैं, बाइलिंगुअल होते हैं। मीन्स चाहे वो अंग्रेजी माध्यम का बच्चा हो, चाहे वो बच्चा हिंदी माध्यम का बच्चा हो, दोनों माध्यम के बच्चे इसको पढ़ सकते हैं। आप यूपीएससी दें, आप यूपीपीएससी दें, आप कोई स्टेट पीसीएस दें, या आप एसएससी अथवा रेलवे कोई भी पेपर दे, इन सभी के लिए करंट अफेयर्स क्या है, बिल्कुल रामबाण है। क्या है? रामबाण है। क्योंकि मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इतना डिटेल्स में पढ़ाता हूं कि इससे बाहर जनरली आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक, आप क्या करिए, इनके पर डे नोट्स बनाइए। ठीक है, इनका रिवीजन करिए। रिवीजन देखिए सबसे मस्ट है, रिवीजन। जब तक आप रिवीजन नहीं करें तब तक कुछ नहीं होने वाला है। साथ ही साथ मैं आपको जो 30 एमसीक्यू कराता हूँ इनको भी आप रिवीजन कर लीजिए। वीकली क्या है, आप रिवीजन कर लीजिए इनका। इससे क्या बेनिफिट मिलेगा आपको? इससे बेनिफिट ये मिलेगा कि चीज़ें बार बार आपके गो थ्रू होती रहेंगी और आप उसका रिवीजन अच्छे से और कर पाएंगे। अच्छा, तीसरी चीज क्या कह रहा है कि जो एमसीक्यू मैंने आपको पढ़ाता हूँ वो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी होते हैं, आसान रीजन क्वेश्चन भी होते हैं, और साथ ही साथ जो है आपके वन लाइनर क्वेश्चन भी होते हैं। तो मतलब आप किसी भी एग्जाम में बैठे हर टाइप के क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी उसी तरह से मेहनत से पढ़े जिस हिसाब से मैं मेहनत से आपको पढ़ाता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। अभी अभी क्या है कि एक वॉल्केनो फ्यूगो, ये एक ज्वालामुखी है। पहली बात तो ये भी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। कहाँ पर हुआ है? ये ग्वाटेमाला में हुआ। कहाँ पर हुआ है? ग्वाटेमाला में। अच्छा, ये जो ज्वालामुखी है ये कैसा ज्वालामुखी है? ये स्ट्रेटोवोल्केनो है। अच्छा, स्ट्रेटोवोल्केनो मतलब क्या होता है कि जो इसका लावा जो निकलता है, इसका लावा क्या होता है? विस्कस रहता है। क्या होता है? विस्कस रहता है। विस्कस मतलब लावा जो है गाढ़ा होता है। गाढ़ा से क्या होता है कि इसका फ्लो क्या है? स्लो रहेगा। फ्लो क्या है? स्लो रहेगा। तो ये अभी अभी इस तरह का ज्वालामुखी जो है इसकी क्या हुआ है, कहाँ पर फ्लो हुआ है? ये आपके ग्वाटेमाला में फ्लो हुआ है। अच्छा, इससे नुकसान क्या है? इससे नुकसान ये है कि यहाँ पर जो भी मतलब कि क्या कहते हैं, जो लावा वगैरह फ्लो हो रहा है इससे जनजीवन पूरा अस्त व्यस्त हो गया है। जनजीवन क्यों अस्त व्यस्त हो गया है? क्योंकि यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनको तुरंत ही भागना पड़ा। आप देखे होंगे कि वीडियो आ रहा था कि ये ज्वालामुखी था, फटाक से एक व्यक्ति आ रहा था, फटाक से उनको पीछे पीछे एकदम अचानक विस्फोट हो गया है ना। देखिए होता क्या है कि ये विस्फोट होता नहीं है अचानक, मतलब थोड़े मोड़े इसमें वो आते रहते थे, विस्फोट होते रहते, लेकिन अचानक ही इसमें क्या बहुत भयानक विस्फोट हो गया। ये उत्तरी अमेरिका में, सेंट्रल अमेरिकन वॉल्केनो आर्क पे है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका इजेक्शन बहुत तेज हुआ है, बहुत तेज ही इजेक्शन हुआ है इसका। दूसरी चीज क्या कह रहा है कि ये पायरोक्लास्टिक फ्लो हुआ है। क्या हुआ है? पायरोक्लास्टिक फ्लो। अब इसका मतलब क्या होता है? क्योंकि ये तीव्र गति से चलता है। मैंने क्या बताया, इसकी गति क्या है? तीव्र है। और इसका लावा कैसा है? विस्कस। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग बिल्कुल ध्यान से कि लावा विस्कस फ्लो तेज है ना। अच्छा, तो और ये क्या है? अत्यधिक गर्म, राग, गैस टुकड़े भी शामिल थे इसमें, है ना। मतलब कि भाई देखिए लावा निकलता है तो आपको पता ही है कि गर्म टुकड़े, रैग, एस, वेपर सब निकलते हैं कि नहीं निकलते। तो इसमें बहुत तेज निकल रहा था। दूसरी चीज क्या कह रहा है कि ये क्या है, कोकोस प्लेट के धंसने से हुआ। देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, देखिए ध्यान से समझिएगा कि एक मान लीजिए ये प्लेट हो गई आपकी, ये आपकी क्या हो गई? कैरिबियन प्लेट हो गई। ये आपकी कैरिबियन प्लेट है, ये आपकी कोकोस प्लेट है। ये क्या है? कोकोस प्लेट। तो कोकोस प्लेट जब धंसती है तो यही क्या हो रहा है कि इकट्ठा हो रहा है मैग्मा। और जब मैग्मा इकट्ठा होते होते क्या होता है, यहीं से इरप्ट हो जाता है। यहीं से क्या हो गया? इरप्ट हो गया। इसी से क्या हो गया कि ये ज्वालामुखी आता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो है कोकोस प्लेट के धंसने से, कैरेबियाई प्लेट, कैरेबियन प्लेट के अंदर धंसने से, कि ये सबडक्शन से ज्वालामुखी आता है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि वोल्केनो ऑफ फायर। मतलब वोल्कान डी फ्यूगो का मतलब क्या होता है? वोल्केनो ऑफ फायर। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। वोल्कान डी फ्यूगो इज रिसेंटली इन द न्यूज ड्यू टू सडन एंड मासिव इरप्शन कास्टिंग डिस्ट्रक्टिव पायरोक्लास्टिक फ्लो लोकेटेड इन विच कंट्री? ग्वाटेमाला। वोल्कान दी फ्यूगो जो हाल ही में विनाशकारी पायरोक्लास्टिक प्रभाव के कारण बनने वाले अचानक बड़े पैमाने विस्फोट की चर्चा मतलब किस देश में? ग्वाटेमाला। Consider the following statement regarding the volcano de Fuego. It is an highly active stratovolcano situated along the Central American volcanic। बिल्कुल सही बात है, मैंने बताया ना सेंट्रल अमेरिकन वोल्केनिक। देखिए ये आपका ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है आपका, उत्तरी अमेरिका के कॉन्टिनेंट पे ये जो है आपका, यहाँ पे क्या है? ग्वाटेमाला पड़ता है। आप देखेंगे जब मैप में पढ़ाऊंगा मैं आपको तो मैं बताऊंगा। द जोग्राफिकल फॉर्मेशन ऑफ दिस वोल्केनो कास्ड बाय सबडक्शन ऑफ कोकोस प्लेट अंडर beneath द कैरिबियन प्लेट। यही बात बिल्कुल सही है कि कोकोस प्लेट के सबडक्शन से किसके अंदर सबडक्शन हो गई? कैरिबियन प्लेट में। तो ये ज्वालामुखी आया है। तो ये अमेरिकी ज्वालामुखी चाप, मध्य अमेरिकी ज्वालामुखी चाप के साथ साथ
अत्यधिक सक्रिय स्ट्रेटोवाल्कर, बिल्कुल सही बात है। भूवैज्ञानिक निर्माण कैरिबियन प्लेट के नीचे कोकोस पेड़ सबडक्शन कर, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये वो तो सही हो गया आपका। Volcano diffuses extreme hazard to surrounding settlement primarily through sudden pyroclastic density flow rather than the classic basement। बिल्कुल सही बात है। पायरोक्लास्टिक है तो मतलब इसका जो फ्लो क्या है, फ्लो इसका क्या रहेगा, स्पीड रहेगा। ये बात बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। पायरोक्लास्टिक का फ्लो तेज रहेगा, बात बिल्कुल। तो क्यों फ्लो तेज है भैया, क्योंकि इसके अंदर क्या है, द स्ट्रेटोवॉल्केनो फीचर हाईली विस्कस मेगाकम्प्यूटाइड सबडक्शन इन्वॉल्विंग द कोकोस पेड़। बिल्कुल सही बात है। क्या कह रहा है कि सबडक्शन जोन में क्या है कि अत्यधिक विस्कस मैग्मा है, इसी वजह से तो क्या है कि पायरोक्लास्टिक है, मैग्मा विस्कस है, तेजी से बढ़ रहा है आगे, इसीलिए तो इसमें नुकसान हो रहा है ज्यादा। तो क्या ए आर जोन से इसका क्या एक्सप्लेनेशन भी है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अभी भी क्या हुआ है कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन आईआरसीटीसी किसके द्वारा, आईआरसीटीसी द्वारा एक डिवाइन ईस्ट टेम्पल टूर जो है योजना शुरू की गई। कौन सी इनिशिएटिव चालू किया गया, डिवाइन ईस्ट टेम्पल टूर। इसके अर्थ मतलब क्या हो गया कि एक ट्रेन है भारत गौरव डिलक्स टूरिस्ट ट्रेन। कौन सी ट्रेन, भारत गौरव डिलक्स टूरिस्ट ट्रेन। इसके द्वारा क्या है कि ईस्ट की टूर कराया जाए। कितना क्या, कहाँ का टूर कराया जाएगा, ईस्ट का टूर। ईस्ट का टूर कहाँ, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तर भैया देखिए अब झारखंड बिहार तो जाएंगे ही, बिहार जाएंगे, झारखंड जाएंगे, झारखंड के बाद कहाँ जाएंगे, उड़ीसा जाएंगे। कहाँ जाएंगे, उड़ीसा जाएंगे। तो इतने जगह का ये टूर कराया जाएगा जिसमें आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी, भोजन विकल्प सब कुछ में मिलेगा। मतलब ये लगभग 10 रातें और 11 डेज, 10 नाइट 11 डेज का ये टूर है, जिसमें आपको सारी आधुनिक सुविधाएं मतलब एसी चलित कोच मिलेगा, बेहतरीन भोजन मिलेगा, डिलक्स टूरिस्ट ट्रेन है और आईआरसीटीसी द्वारा धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। अच्छा मैंने बताया ना आपको कि 11 दिन 10 रातों का टूर पैकेज है, रिलीजियस टूर है। और कहाँ कहाँ जाएंगे, दिल्ली, यूपी, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड। तो यहाँ यहाँ दर्शन कराएंगे। जैसे उत्तर प्रदेश में आप वाराणसी चले जाएंगे, वेस्ट बंगाल में गंगा सागर दर्शन करेंगे, उड़ीसा में आप पूरी दर्शन करेंगे, झारखंड में आप दर्शन करेंगे बाबा बैद्यनाथ जी का। तो इन सब का जो दर्शन कराने के लिए लगभग ही चालू किया गया है। लगभग ये 90,000 के आसपास के क्या है कॉस्ट है, 90,000 के आसपास की कॉस्ट पड़ेगी। 11 दिन 10 रात का क्या है पैकेज है पूरा, ठीक। और इसका मतलब एम क्या है कि देखो अपना देश, एक भारत श्रेष्ठ भारत फिलॉसफी के तहत। तो देखिए सरकार की ये होता है ना, गवर्नमेंट अब देखो अपना, अपने देश के बारे में अब जाने, अपने देश की सांस्कृतिक कल्चर को, संस्कृति को जाने, कल्चर को जाने, मतलब अपने देश को श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव था, उस इनिशिएटिव के तहत क्या आईसीटी इसको शुरू किया है। द मल्टी स्टेट डिवाइन ईस्ट टेम्पल टूर जनरली डिजाइन फॉर द प्रीमियर लीजर सर्किट हैज बीन लॉन्च बाई भारत गौरव ट्रेन बाई विच बॉडी, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। प्रीमियम धार्मिक सर्किट की डिजाइन की गई बहुस्तरीय डिवाइस ईस्ट टेम्पल टूर यात्रा किस संस्था द्वारा शुरू की गई है, भारत गौरव ट्रेन उपयोग, आईआरसीटीसी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिवाइन ईस्ट टेम्पल टूर ट्रेन। इट रिप्रेजेंट द ऑल इंक्लूसिव 11 डेज स्पेशली टूर पैकेज फोकस ऑन मेजर होली श्राइन। बिल्कुल सही बात है। ये प्रमुख तीर्थ स्थलों पर केंद्रित एक सर्वसमावेशी एक 11 दिवसीय विशेष टूर पैकेज प्रदर्शित करता है। बिल्कुल सही है। द टूर मैप अक्रॉस दिल्ली, यूपी, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड झारखंड। बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है। इसके बाद दिल्ली, यूपी, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड कवर करता है। बात बिल्कुल सही है, तो दोनों सही हो गया ना आपका। असरसन रीजन, द आईआरसीटीसी डिवाइन ईस्ट टेम्पल यूटिलाइजेज द कस्टम बिल्ट थीम बेस्ड भारत गौरव डिलक्स टूरिस्ट ट्रेन इंस्टीट्यूट नॉर्मल एक्सप्रेस। बिल्कुल सही बात है। आईआरसीटीसी का डिवाइन ईस्ट टेम्पल टूर सामान्य एक्सप्रेस के बजाय विशेष रूप से निर्मित थीम आधारित भारत गौरव डिलक्स टूरिस्ट ट्रेन का उपयोग करता है। बिल्कुल सही बात है। क्यों करता है, देखिए क्योंकि भारत गौरव डिलक्स एम्स टू शोकेस इन रिच कल्चर हेरिटेज हिस्टोरिकल प्लेसेस डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टूरिज्म। मतलब कि इसीलिए करता है ताकि लोग हमारे सांस्कृतिक कल्चर को, जो भी देश के लोग हैं, अंतर्राष्ट्रीय लोग हैं, पर्यटक हैं, राष्ट्रीय पर्यटक हैं, दोनों लोग जान सकें। ये तो करता है, तो सही हो गया। चलिए नेक्स्ट, वर्ल्ड फर्स्ट न्यूक्लियर प्रोसेस हीट बेस्ड हाइड्रोजन फैसिलिटी। विश्व की पहली परमाणु प्रक्रिया ऊष्मा आधारित हाइड्रोजन सुविधा। अभी अभी क्या हुआ है कि इस सुविधा का क्या है शुभारंभ हुआ है। इंडिया अचीव्ड अ ग्लोबल फर्स्ट बाय एस्टैब्लिशिंग डेडिकेटेड न्यूक्लियर प्रोसेस हीट बेस्ड ग्रीन हाइड्रोजन फैसिलिटी एज कलपक्कम न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स इन तमिलनाडु। देखिए तमिलनाडु में आपने सुना होगा कि एक हमारा एटॉमिक पावर प्लांट है, एटॉमिक पावर प्लांट मतलब परमाणु ऊर्जा केंद्र है, ठीक है। अच्छा इसका नाम क्या है, ये इंदिरा गांधी परमाणु ऊर्जा केंद्र इसका नाम है, इंदिरा गांधी एटॉमिक पावर सेंटर। ये देखिए इसका नाम पढ़ेंगे ना, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च इसका है। तो इसमें क्या है कि जब कोई भी
एटॉमिक न्यूक्लियर प्लांट से हीट निकलती है, तो उस हीट का प्रयोग करके क्या बनाया जाएगा, एक हाइड्रोजन फैसिलिटी का निर्माण किया, किसका निर्माण किया जाएगा, हाइड्रोजन फैसिलिटी का। मतलब कि इसमें जो भी हम हाइड्रोजन फैसिलिटी का निर्माण कर रहे हैं उसमें कोई भी फॉसिल फ्यूल अर्थात या कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग हम नहीं कर रहे हैं। मतलब विदाउट यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी हम क्या कर रहे हैं कि एक हाइड्रोजन फैसिलिटी का निर्माण कर रहे हैं, और उसके लिए जो हमको हीट चाहिए वो हम कहाँ से ले रहे हैं, ये हम कल्पक्कम न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स जो तमिलनाडु में है उससे ले रहे हैं। अच्छा, unlike the standard water electrolysis that requires huge input of external electricity, this facility direct channel stream thermodynamic thermal process heat generated by nuclear reactor core। अच्छा, मतलब क्या कह रहा है कि मानक जल इलेक्ट्रोलिसिस के विपरीत जिसे बाहर बिजली से इनपुट की आवश्यकता होती है, ये सुविधा सीधे परमाणु रिएक्टर कोर द्वारा उत्पन्न अत्यधिक थर्मोडायनामिक थर्मल प्रक्रिया का उपयोग करती है। मतलब क्या है कि देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, आप लोग केमिस्ट्री पढ़े होंगे, तो केमिस्ट्री में प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलिसिस का। इसमें हम क्या करते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, कैथोड एनोड। अच्छा, तो हम क्या करते हैं कि इससे पानी को ब्रेक डाउन करते हैं, तो क्या निकलते हैं, H2 निकलती है, एक O2 निकलती है। तो इसके थ्रू हम इलेक्ट्रोलिसिस से थ्रू क्या करते हैं कि हाइड्रोजन निर्माण करते हैं। अच्छा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं किया जाएगा। इसमें क्या किया जाएगा, जो रिएक्टर कोर से जो भी आपकी बिजली क्या कहते हैं हीट निकलेगी थर्मोडायनामिक, उसका प्रयोग करके इसको क्या किया जाएगा, ब्रेक डाउन किया जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग होगा नहीं, और इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग नहीं होगा तो मतलब क्या, कोयले वगैरह से बिजली बंद, उसका उपयोग नहीं होगा, तो उसके उपयोग से क्या किया जाएगा, इसको हाइड्रोजन फैसिलिटी को बनाया जाएगा। आप समझ गए होंगे। ये हाईटेक प्लांट इंदिरा गांधी परमाणु ऊर्जा केंद्र के सुरक्षित दायरे में स्थित और प्रतिबंधित। तो क्या है, देखिए पहली बात तो क्या है कि इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है उसी के इसमें है। अच्छा, इसे डेवलप कौन कर रहा है, मतलब कि इसका आइडिया या इसको डेवलप कर रहा है BARC। आपने सुना होगा, हमारे देश के महान परमाणु वैज्ञानिक जिनका होमी जहांगीर भाभा था, उन्हीं के नाम पे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है। तो इसी के जो क्या कहते हैं, इसी जो सेंटर है इसी को इसको क्या कर रहा है, जो डेवलप कर रहा है, क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है। अच्छा, मैंने ये बताया इसका क्या है, इसका एम क्या है कि जो कार्बन इंटेंसिव फॉसिल फ्यूल्स का यूज नहीं करना। मतलब कि हमको फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कम करना है, जिससे क्या होगा, हमारा जो कार्बन उत्सर्जन होगा वो क्या होगा, कम होगा। कार्बन उत्सर्जन क्या होगा, कम होगा, और कम होने से क्या होगा कि हमें जो है ग्लोबल वार्मिंग हो गई और भी तरह तरह की दिक्कतों का सामना कम करना पड़ेगा। क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड। The world first industrial facility producing clean hydrogen via direct nuclear thermal process has been successfully operationalized by BARC। कहाँ पर है, कलपक्कम तमिलनाडु में। प्रत्यक्ष परमाणु थर्मल प्रक्रिया ऊष्मा के माध्यम से स्वच्छ हाइड्रोजन उत्पादन करने वाली विश्व की पहली औद्योगिक सुविधा को BARC द्वारा क्या किया गया है, सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया गया। ये कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, ये आपके कलपक्कम तमिलनाडु में। कहाँ पर है, कलपक्कम तमिलनाडु में। ठीक, अच्छा नेक्स्ट करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द न्यूक्लियर प्रोसेस हीट बेस्ड हाइड्रोजन फैसिलिटी। परमाणु प्रक्रिया ऊष्मा आधारित हाइड्रोजन सुविधा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इट कंप्लीटली एलिमिनेट्स द डायरेक्ट डिपेंडेंसी ऑन कन्वेंशनल ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी बाय एब्जॉर्बिंग डायरेक्ट थर्मल कोर एनर्जी। बात बिल्कुल सही है। ये क्या कर रहा है कि ये देखिए ग्रिड प्रणाली पारंपरिक ऊर्जा को तो उपयोग कर नहीं रहा है इलेक्ट्रोलिसिस के लिए। मैंने आपको बताया कैसे जब तोड़ते हैं पानी से, पानी को तोड़ते हैं, अच्छा उसका प्रयोग तो कर नहीं रही है, डायरेक्ट क्या कर रही है, ऊर्जा को अवशोषित कर रही है जो पावर ग्रिड की हो रही है। अच्छा, इस सुविधा को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया। बात बिल्कुल सही, BARC डेवलप किया गया, बात सही है। The Kalpakkam nuclear process heat installation achieve exceptionally high energetic efficiency in green hydrogen production compared to normal solar power low temperature electrolyzer। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा प्रक्रिया ऊर्जा संयंत्र सामान्य तौर पर संचालित कम तापमान वाले इलेक्ट्रोलाइजर की तुलना में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन में असाधारण रूप से उच्च ऊर्जा दक्षता प्राप्त करता है। क्या कह रहा है कि जो कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये सामान्य सौर संचालित तापमान कम करने वाले इलेक्ट्रोलाइजर की तुलना में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन में असाधारण रूप से उच्च दक्षता पर। मतलब क्या कह रहा है कि ये जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा ये एफिशिएंट करेगा। एफिशिएंट कैसे करेगा, हमको बिजली का इस्तेमाल करना नहीं है ना, बिजली का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारे फॉसिल फ्यूल्स वगैरह कम होंगे। तो क्या कह रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन में क्या करेगा, अच्छी खासी हमको एनर्जी मिलेगी उससे। उच्च तापमान वाले परमाणु प्रक्रिया उसमें पानी का अणु को विभाजित करने गिब्स फ्री एनर्जी की आवश्यकता कम करती है, जिससे बिजली उत्पादन नुकसान कम होता है। देखिए क्या है, एक सिंपल सी बात ये समझिए कि जो ये गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स मुक्त ऊर्जा की आवश्यकता कम करती है। मतलब कि इसमें क्या है कि जब कन्वर्ट करते हैं
आप क्या देखिए, पानी क्या करेगा, ये ऊष्मा को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो जो अणुओं को विभाजित करने की जो ऊर्जा लगती है उसकी मात्रा कम लगेगी। इसके वजह से बिजली जो रूपांतरण, जो बिजली चेंज होती है आपकी, उसका जो है नुकसान कम होगा। इसी वजह से क्या है कि उच्च दक्षता हाइड्रोजन को प्राप्त हो रही है। मैं आपको समझा रहा हूँ, देखिए क्या है कि अगर आप इसका प्रयोग करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस का, तो कुछ एनर्जी तो इसको तोड़ने में भी जाएगी ना आपकी, और कुछ एनर्जी लॉस भी होगा इसका हाइड्रोजन बदलने में, तो वो एफिशिएंट नहीं मिल पाएगा जो इसमें मिल पाएगा। ये क्या सीरीज में टॉप टूरिज्म इकोनॉमी इन 2024। अब ये भी क्या है कि देखिए एक रिपोर्ट आई है, कौन सी रिपोर्ट आई है, ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। अच्छा, ये इंडेक्स जो है साल में 2 बार जारी होता है, सॉरी 2 साल में 1 बार जारी होता है। ये जो सूचकांक है ये साल में 2 साल में 1 बार जारी होता है, बाइनोमियल है, मतलब ये क्या है, द्विवार्षिक मूल्यांकन है। अच्छा, इसके तहत क्या है कि एक रिपोर्ट आई है, टूरिज्म एंड ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। इसके तहत क्या किया गया, पहली बात है कि इसको जारी कौन करता है, इसको जारी करता है विश्व आर्थिक इकोनॉमिक फोरम, मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच इसको जारी करता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कौन जारी करता है, जारी करता है इसका अक्सर पूछा जा सकता है कि जारी करता सब कौन है, जारी करता कौन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। अच्छा, ये एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड। और इसकी क्या है, और इसकी जो मतलब स्थापना है ये कब हुई थी, 1971 में। इसकी स्थापना कब हुई, 1971 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा। इसमें दावोस की मीटिंग भी होती है, वही बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, इसमें भारत की कितनी रैंक आई है, ओवरऑल भारत की रैंक कौन सी है, 39 रैंक है। ओवरऑल कौन सी रैंक है, 39 रैंक है। अच्छा, दूसरी चीज क्या कह रहा है कि जो इसमें भारत में सुधार को दर्शा रहा है, क्यों सुधार को दर्शा रहा है, क्योंकि भारत में जो बुनियादी ढांचे हैं, सांस्कृतिक संसाधनों में बड़ा सुधार दर्शा रहा है। मतलब क्या, वो देखिए भारत टूरिज्म पे ध्यान दे रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि जो वहां पे जो जैसे आप देखे होंगे वाराणसी में घाट वगैरह डेवलप किया गया, कुंभ हुआ अभी इलाहाबाद में, प्रयागराज में, तो वहां भी काफी डेवलपमेंट वगैरह हुआ। तो इसको मतलब शो करता है कि टूरिज्म से रिलेटेड हम कितना क्या है, सचेत है। अच्छा, दूसरी चीज क्या कह रहा है कि भारत जो है क्या कहते हैं, दुनिया भर में असाधारण रूप से 8वें स्थान है। मतलब कि जो आर्थिक ताकत है भारत की, पर्यटन अर्थव्यवस्था है, उसमें भारत कितना स्थान है, 8वां स्थान है। ये बात बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। ओवरऑल रैंकिंग क्या है, 39 है, लेकिन खाली अगर पर्यटन की बात करें तो भारत का 8वां स्थान है। और भारत का कुल योगदान कितना, 231 बिलियन डॉलर। कितना योगदान है, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि योगदान कितना है, एक 231 बिलियन डॉलर, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अच्छा, भविष्य का दृष्टिकोण, डब्ल्यू अनुसूची में भारत के आधिकारिक तौर पर पर्यटन में सजन चौथा स्थान पर पहुंचाने का लक्ष्य था। मतलब भारत का लक्ष्य कितना है, क्या कह रहा है, फ्यूचर आउटलुक डब्ल्यूईएफ पोर्टफोलियो क्या कहता है कि भारत जो है भविष्य में किसमें एम चाह रहा है, चौथे रैंक पहुंचे। ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि भारत की फ्यूचर में क्या है कि भारत फ्यूचर में कब पहुंचे, 4th स्थान पर पहुंचे, किसमें पहुंचे, 4th रैंक पहुंचे। ये भारत का क्या है, एम है। डब्ल्यूईएफ और क्या जारी करता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी करता है। कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, जेंडर गैप इंडेक्स। क्या जारी करता है, जेंडर गैप इंडेक्स जारी करता है। ये बात हम ध्यान रखिएगा, ये जारी क्या करता है, जेंडर गैप इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन जारी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही जारी करता है। चलिए नेक्स्ट, द ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट टीटीडीआई इवेलुएटिंग इकोनॉमिक पैरामीटर्स एंड कंट्रीब्यूटिंग metrics like India 231 billion asset released biennially by which body? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, आपको याद होना चाहिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच क्या है, जारी करता है, डब्ल्यूईएफ। जेंडर ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स भी जारी करता है, ध्यान रखिएगा। Consider the following statement regarding the travel and tourism report WEF. India ranked globally in terms of absolute economic size and contribution pillar of the tourism. क्या कह रहा है कि भारत जो है ग्लोबली क्या है, 8 रैंक कर रहा है, किसमें, इकोनॉमिक साइज ऑफ टूरिज्म भी योगदान की, बिल्कुल सही बात है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना कब हुई, 1971 में जेनेवा में। और ये ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स भी जारी करता है, तो बात बिल्कुल सही, दोनों सही हो गया आपका। भारत अपनी पर्यटन अर्थव्यवस्था को पूर्ण आर्थिक आकार योगदान स्तंभ के मामले में वैश्विक स्तर पर 8वें स्थान पर, बात बिल्कुल सही है। विश्व आर्थिक मंच जिसकी स्थापना 1971 जेनेवा में हुई थी, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को संपादित करता है, बात बिल्कुल सच है। तो दोनों आपका सही हो गया इसमें। While India holds the 39th rank in overall global travel and tourism competitiveness, its standalone tourism economic size indicator is placed much higher than in top 10 as 8। बिल्कुल उचित बात है। क्या कह रहा है कि जहां भारत वैश्विक यात्रा पर्यटन प्रतिस्पर्धा में 29वें स्थान पर, वहीं इसका स्टैंड अलोन पर्यटन अर्थव्यवस्था पर शीर्ष 10 में, यानी शीर्ष 10 में बहुत ऊपर है, 8वें स्थान पर, बात सही है।
समग्र सूचकांक बुनियादी ढांचे, गुणवत्ता और सूचना अंतराल जैसे कई सीमित मापदंडों की गणना करता है, देखिए अर्थव्यवस्था का आकार, विशाल घरेलू मात्रा और अरबों डॉलर के पैमाने को बिल्कुल सही बात है। सुरक्षा है, गुणवत्ता है, सब कुछ अच्छा है, इसलिए तो भारत का स्थान है ऐसा। बिल्कुल सही बात है, दोनों सही हो गया, आपका एक्सप्लेनेशन भी हो गया। SJFI कोड, देखिए अभी अभी क्या है कि भारत के एक बहुत ही महान चेस प्लेयर जिनका नाम है विश्वनाथ आनंद जी। तो विश्वनाथ आनंद जी भारतीय ग्रैंड मास्टर भी, ध्यान रखिएगा, भारतीय ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद जी को क्या मिला है, SJFI गोल्ड मेडल मिला है। क्या मिला है? SJFI गोल्ड मेडल मिला है। अच्छा, इसको मतलब क्या है, स्पोर्ट जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जीता कौन है, फुल फॉर्म्स का ध्यान रखिएगा, स्पोर्ट जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये एनुअली इसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक। और ये अभी अभी किसको दिया है, भारत के महान चेस के खिलाड़ी, और इनको जो है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला है। ये फर्स्ट रेसिपिएंट है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के, इनको ये मिला था। और आज इनको अभी क्या है कि SJFI अवार्ड से भी इनको स्वर्ण पदक SJFI में भी क्या इनको मिला है, स्वर्ण पदक मिला है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, एपेक्स मेडल ऑनर गोल्ड मेडल। अच्छा, दूसरी चीज क्या कह रहा है कि आनंद करंटली क्या है, आनंद जी जो विश्वनाथ आनंद जी हैं, ये करंटली क्या है, वाइस चेयरमैन फिडे की, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के क्या है, ये वाइस चेयरमैन है, ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा अच्छा, इनको क्या है कि गोल्ड मेडल के साथ साथ इनको जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला है, मतलब कि इनको प्रेस्टीजियस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, हाई प्रोफाइल सेरेमनी, मतलब इनको गोल्ड मेडल मिला है, साथ ही साथ इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला है। कहाँ पर, इनको SJFI में। सेकंड चीज क्या कह रहा है कि 2019 में इसको चालू किया गया था, किसको, SJFI को 2019 में चालू किया गया था, स्टार्ट किया गया था। और इसको किसको मिल चुका है, सुनील गावस्कर जी क्रिकेट के खिलाड़ी, PT ऊषा जी आपको पता होगा ये एथलीट है, मिल्खा सिंह जी एथलीट है, विजय अमृतराज जी और प्रकाश पादुकोण जी, इन सबको क्या मिला है, ये 5 लोग हैं। और बाकी विश्वनाथ आनंद जी क्या है, 6th लेजेंडरी है जिनको ये मिला है। मैंने आपको बताया कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के क्या है, पहले विजेता है, तब सम्मान पाया था इन्होंने। अच्छा, चेस आइकन विश्वनाथ आनंद हु सर्व्ड एज वाइस चेयरमैन ऑफ FIDE वर रिसेंटली अवार्डेड प्रेस्टीजियस गोल्ड मेडल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, स्पोर्ट जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया। FIDE के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत शतरंज के दिग्गज विश्वनाथ आनंद को हाल ही में किस संगठन द्वारा प्रतिष्ठित स्वर्ण पदक को लाइफ टाइम अचीवमेंट प्रदान किया गया, किसके द्वारा, SJFI। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग SJFI। SJFI गोल्ड मेडल अवार्ड स्कीम वन इनिशिएटेड 2019 टू आइकनिक इंडियन एथलीट, बिल्कुल सही बात है। प्रतिष्ठित भारतीय एथलीटों को सम्मानित करने के लिए वर्ष 2019 में SJFI स्वर्ण पदक पुरस्कार योजना शुरू की गई, बिल्कुल सही बात है। विश्वनाथ आनंद ज्वाइंस एन इलाइट क्लब ऑफ ओनली 6 इंडिविजुअल टू हैव रिसीव्ड मेडल अलोंगसाइड लाइक सुनील गावस्कर एंड PT ऊषा। ये भी बात बिल्कुल सही है कि ये 6वें ऐसे व्यक्ति हैं, 6 व्यक्तियों में ये भी एक ऐसे हैं जिन्होंने सुनील गावस्कर जी, PT ऊषा जब आपको पता होगा इंडियन ओलंपिक काउंसिल की क्या है, ये चेयरमैन है, और पहली महिला चेयरमैन है, ये भी याद रखिए, फर्स्ट फीमेल क्या है, चेयरमैन है, ये भी ध्यान रखिए, PT ऊषा जी। तो ये भी दोनों सही हो गया, उसका क्या हो गया, एक्सप्लेनेशन भी हो गया। विश्वनाथ वाज चूजन एज बोथ SJFI गोल्ड मेडल लाइफ टाइम अचीवमेंट, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि विश्वनाथ आनंद जी को नवीनतम संस्करण के साथ SJFI स्वर्ण पदक और क्या है लाइफ टाइम अचीवमेंट दोनों के लिए चुना गया था। ही वाज द फर्स्ट एथलीट इन इंडियन हिस्ट्री टू कन्फर्म विद राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसीलिए इनको चूज किया गया, तो नहीं है ना कि SJFI स्वर्ण पदक मिला, इसीलिए क्योंकि इनको भारत ने क्या कहते हैं राजीव गांधी पुरस्कार मिला था पहले, ऐसा तो नहीं। तो इसका सही दोनों है, लेकिन ये बीच है, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। पैक्स सिलिका समिट, ठीक है, अभी अभी क्या हुई है कि पैक्स सिलिका समिट हुई, कौन समिट हुई है, पैक्स सिलिका समिट हुई है। कहाँ पर हुई है, वाशिंगटन DC, मतलब वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया USA में। कहाँ पर हुई है, USA में। अच्छा, इसमें क्या किया गया है, कुछ पॉलिसी बनाई गई, किसको लेके पॉलिसी बनाई गई है, AI को रिलेटेड, किसके रिलेटेड, आपको जान रहे होंगे कि इस समय AI जो है धूम मचाया हुआ है, मतलब जिस सेक्टर में देखिए, चाहे वो मेडिकल एजुकेशन देखिए, चाहे वो कंप्यूटर से देखिए, स्पेस देखिए, किसी भी सेक्टर में AI का मतलब बहुत बड़ा योगदान हो रहा है, और AI के जो है यूजेस बढ़ता ही जा रहा है। तो क्या कह रहा है, माई जो सेकंड ऑफिशियल एडिशन ऑफ पैक्स सिलिका डेवलप फोकसिंग टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन रिजाइलेंस, मतलब क्या कह रहा है कि सेमीकंडक्टर की आपूर्ति वगैरह, उसकी लचीली आपूर्ति हो गई, उसकी तकनीकी दक्षता के लिए इसकी जो है सेकंड ऑफिशियल समिट कहाँ पर हुई है, USA में हुई है। और USA में भी कहाँ पर हुई है, वाशिंगटन DC में। कहाँ पर हुई है, वाशिंगटन DC में। अच्छा, ये रणनीति नामक एक व्यापक भविष्योन्मुखी अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय भारत से 35 भागीदार देशों ने अधिकारिक रूप से हस्ताक्षर किए, मतलब भारत को लेकर, भारत के साथ 35 ऐसे कंट्री हैं, 35 कंट्री ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया, साइन किया है।
एन एआई अपॉर्चुनिटी, मतलब ये क्या है कि एआई मतलब एआई को अपॉर्चुनिटी के ऊपर लेने के लिए कि ये संस्था हुआ है, मतलब कि एआई को किस तरह लें, अपॉर्चुनिटी की तरह। क्योंकि देखिए एआई एक अपॉर्चुनिटी है, आप इसको अपना लेंगे तो एआई से काम लेना आप सीख जाएंगे। आप एआई से काम लेंगे तो एआई आपका हेल्प हो लेगा, अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। आपको नहीं काम लेंगे तो एआई आपको रिप्लेस कर देगा। इंडियन लीडरशिप, इंडियन डिप्लोमेट टेक्निकल रेगुलेशन ऑफ वाशिंगटन हेडेड बाय द सीनियर ऑफिसर एस कृष्णन। देखिए ये भी महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है ना कि जो ये डिप्लोमेटिक मिशन था वाशिंगटन डीसी पर, तो भारत की तरफ से किसने लीडरशिप किया, तो एस कृष्णन ने। किसने किया, एस कृष्णन का प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था भारत के, मतलब भारत के प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व किसने किया था, एस कृष्णन जी ने। इनमें द पैक्स सिग्निफाई द पीस ग्लोबल जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी, मतलब पैक्स का मतलब क्या हुआ कि शांति, भूरानी स्थिरता और स्टेबिलिटी। मतलब क्या कहता है कि लीगल प्रोसेस हो, मतलब लीगल प्रोग्रेस हो, मतलब चीजें लीगली होनी चाहिए। अच्छा, और सिलिका मतलब क्या होता है आपको पता है, सिलिकॉन से क्या बनती है, चिप बनती है सेमीकंडक्टर, तो उसके मैन्युफैक्चरिंग में है। तो मतलब सोचिए कि एआई का जो यूज हो वो मतलब क्या हो, भले काम के लिए हो, अच्छे काम के लिए हो, शांति के लिए हो, इसके लिए बात करने के लिए। The second is of Pax Silica Summit was critically multilateral document and AI opportunity was signed by 35 country. Which city? Washington DC. पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन का दूसरा संस्करण जहां 35 देश द्वारा महत्वपूर्ण बहुपक्षीय दस्तावेज एनआई अपॉर्चुनिटी पर हस्ताक्षर किए गए, किस शहर में आयोजित था, वाशिंगटन डीसी में। Consider the following statement regarding Pax Silica Summit. The summit is specifically channeled the multilateral dialogues on semiconductor chip and artificial framework. बिल्कुल सही बात है, ये शिखर सम्मेलन विशेष रूप से सेमीकंडक्टर चिप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क और बहुपक्षीय संवादों संचालित करता है। बात बिल्कुल सही है। The Indian delegation at the second edition was international meet was led by एस कृष्णन की, भी उचित बात है। क्या कह रहा है कि इसको किसने लीड किया है, एस कृष्णन जी ने लीड किया है कि नहीं, तो ये बात भी सही होगी। इसका क्या दोनों सही हो गया आपसे। The framework and AI opportunities signed at Pax Silica Summit aims to build a trusted, safe and collaborative tech ecosystem across member countries. बिल्कुल सही बात है। क्या कह रहा है, पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में हस्ताक्षरित ढांचा एआई अपॉर्चुनिटी सदस्य को एक विश्वसनीय, सुरक्षित और सहयोगी तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना चाहते हैं। बात बिल्कुल सही है कि मतलब अच्छा वो बने, इकोसिस्टम बने उसके लिए। अच्छा, द वर्ड सिलिका expectedly underscore the dependency of all modern AI computer algorithms on the underlying hardware based silicon simulant। देखिए सिलिका शब्द स्पष्ट रूप से सिलिकॉन सेमीकंडक्टर चिप से अंतर्निहित हार्डवेयर बेस पर आधुनिक एआई कंप्यूटिंग एल्गोरिथम पर निर्भर को निर्धारण करता है। बिल्कुल सही बात है कि पैक्स का सिलिका मतलब क्या हो गया कि हमको सेमीकंडक्टर की जरूरत है, और सेमीकंडक्टर क्या है, सिलिकॉन हो गया। आपको पता है डोपिंग के माध्यम से हम करते हैं ना, डोप करके बनाते हैं सेमीकंडक्टर, तो इसीलिए क्या कारण निर्भरता तो है ही। भाई देखिए हम क्या है, देखिए हम लोग ये अपॉर्चुनिटी सर्च ग्रुप में देख रहे हैं, है ना, जो भी निर्माण करना चाहते हैं, इकोसिस्टम डेवलप करना चाहते हैं, 35 क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि हमको आने वाले समय में कंप्यूटर एल्गोरिथम पर निर्भरता को रेखांकित करता है, को कंप्यूटर निर्भर रहना है। दोनों सही हो गया, इसका व्याख्या हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026। अभी भी क्या हुआ है कि हुरन का एक ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स जारी हुआ है। पहली बात तो हम समझते हैं यूनिकॉर्न क्या होता है। तो यूनिकॉर्न मतलब क्या हो रहा है कि जो $1 बिलियन से ज्यादा कारोबार करे, कितना कारोबार करे, जो स्टार्टअप $1 बिलियन से ज्यादा, उनको क्या कहते हैं, स्टार्टअप को क्या कहते हैं, यूनिकॉर्न कहते हैं। क्या कहते हैं, देखिए ये सूचकांक वर्ष 2000 के बाद स्थापित उन निजी स्टार्टअप कंपनियों को व्यवस्थित रूप से रैंक करता है जिनका बाजार मूल्य $1 बिलियन उससे अधिक है। ठीक, जो अभी तक सार्वजनिक स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध नहीं है, स्टॉक एक्सचेंज में नहीं है, लेकिन क्या है 2000 के बाद शुरू की गई स्टार्टअप है और $1 बिलियन का क्या है, ज्यादा इनका वो है वैल्यूएशन, मार्केट वैल्यू। ठीक, इसमें टॉप कौन है, पहला यूएसए, दूसरा चीन है, तीसरा यूके है, चौथा भारत है। पहले क्या है कि भारत थर्ड था, लेकिन आप जान रहे हैं कि एआई, मैंने क्या बताया कि एआई विल रिप्लेस यू, तो अब एआई क्या कह रहा है कि एआई आ जाने से कि जो यूके वगैरह है वहां पे एआई पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है, तो इस वजह से क्या हो रहा है कि भारत का चौथा स्थान आ गया। वैश्विक समानता पर इस पर दो वैश्विक संख्यात्मक पैमाना इस व्यापक 2026 ऑडिट तक वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त यूनिकॉर्न उद्यम कुल संख्या इस वर्ग, मतलब क्या है कि अभी तक 1603 क्या है यूनिकॉर्न, ये ध्यान रखिएगा। मतलब अभी यूनिकॉर्न कितने हैं, 1603 विश्व भर में, और भारत में कितने हैं, 61। ध्यान रखिएगा भारत में कितने यूनिकॉर्न है, 61 यूनिकॉर्न है। वर्तमान संस्करण रेखांकित करता है कि वैश्विक स्तर पर नए यूनिकॉर्न निर्माण को गति देने वाला प्रमुख क्षेत्र निवेश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप देखिए सही बात, मैंने क्या बोला आपसे कि इस समय सबसे बड़ा जो क्षेत्र है, देखिए एनवीडिया कंपनी देख लीजिए ना, कितनी आगे बढ़ गई, क्योंकि एआई के लिए यूज है उसका।
तो जो एआई को यूज कर रहा है वो बहुत तेजी से क्या कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न 2026 इंडेक्स, विच कंट्री ग्लोबली होल्ड द फोर्थ पोजीशन ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ टोटल एब्सोल्यूट प्राइवेट यूनिकॉर्न। भारत। नवीनतम हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026 के अनुसार कुल निजी यूनिकॉर्न संख्या के मामले में कौन सा देश वैश्विक स्तर पर चौथे स्थान पर है? भारत। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स। टोटल ऑफ 1603 यूनिकॉर्न एग्जिस्ट वर्ल्ड वाइड विद द यूएसए एंड चाइना लीडिंग द रैंक फर्स्ट टू रैंक। बिल्कुल सही बात है। टोटल 1603 है, यूएसए क्या है वर्ल्ड वाइड फर्स्ट टू रैंक पे है ये दोनों। इंडिया करंटली अकाउंट 61 यूनिकॉर्न विद द ग्लोबल टैली अंडर द स्पेसिफिक बोर्ड। बिल्कुल सही बात है। भारत के पास 2 है, मतलब 61 यूनिकॉर्न है, ये भी बात सही है। ग्लोबल हुरन ग्लोबल यूनिफॉर्म इंडेक्स 2026 संदर्भ में निश्चित कदमों पर विचार कीजिए। कुल 16 यूनिकॉर्न है, बिल्कुल सही बात है, 16 यूनिकॉर्न है, जिसमें से 71 यूनिकॉर्न का है भारत के पास है और यूएसए पहला है और क्या कहते हैं चीन जो है दूसरा है। तो क्या हो गया, सही हो गया आपका। The year 2026 has witnessed a massive surge in evaluation of tech startups, especially using deep tech and AI introducing the unicorn। बात बिल्कुल सही है। 2026 में स्टार्टअप जो है उनमें भारी उछाल दिखाया गया है। क्यों? क्योंकि जो किस पे काम कर रहे हैं, डीप टेक पे काम कर रहे हो, एआई में, मतलब जो एआई वगैरह का यूज कर रहा है वो क्या हो रहा है, बहुत तेजी से यूनिकॉर्न की तरफ जा रहा है। हुरुन सूचकांक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वैश्विक स्तर पर वेंचर कैपिटल इनपुट और स्टार्टअप निर्माण के लिए प्राथमिक मुख्य फोकस रूप में उभरा है। बिल्कुल सही बात है। मतलब जो मुख्य निवेश लोग कर रहे हैं किसमें कर रहे हैं, एआई में कर रहे हैं। तो मतलब एआई के चलते जो है जो देश एआई पे ज्यादा वो है क्या फोकस्ड है, उनकी रैंक आगे है। जो एआई फोकस्ड है उनकी रैंक क्या है, पीछे है। तो सही हो गया। अभी भी क्या हुआ कि हैदराबाद में एक सड़क है जिसका नाम क्या हो गया, एक रोड का नाम क्या पड़ गया है, डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू। क्या नाम पड़ गया है, डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप जी कौन है, आप जानते होंगे, यूएसए के क्या है, राष्ट्रपति हैं, जिन्होंने क्या पूरे विश्व में क्या मचा रखा है, जंग मचा रखा है। तो ये क्या है, राष्ट्रपति है। तो हैदराबाद में एक जो क्या कहते हैं सड़क है उसका नाम क्या कर दिया गया है, डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू। अच्छा, क्यों किया गया है कि ये प्रशासनिक निर्णय संयुक्त राज्य अमेरिका पूरी तरीके गलत है, यहाँ पे पूर्व राष्ट्रपति नहीं है ना। इनको क्या है कि सम्मान देने के लिए किया गया। क्यों सम्मान देने के लिए किया गया, गलत टाइप हो गया है ना, ये पूर्व राष्ट्रपति नहीं है यूएस के, है ना। ये क्या है, इसलिए किया गया है क्योंकि 4 जुलाई को क्या है, अमेरिका का 250वां क्या है, स्वतंत्रता दिवस है, इंडिपेंडेंस डे है। तो इसके 250वें इंडिपेंडेंस डे के उस पर क्या किया, अमेरिका को सम्मान देने के लिए, वहाँ के राष्ट्रपति को सम्मान देने के लिए, अच्छे संबंध बनाने के लिए, तो होता है ना। तो वैसे ही क्या है, डिप्लोमेटिक टाइज को अच्छा करने के लिए एक सड़क का नाम डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू कर दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू मेजर अर्बन रोड रिसेंटली नेम द ऑनर ऑफ यूएस प्रेसिडेंट विच स्टेट, हैदराबाद तेलंगाना। डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू एक प्रमुख शहरी सड़क जिसका नाम हालिया में अमेरिका राष्ट्रपति सम्मान में बदला गया है। कहाँ पर है ये, हैदराबाद तेलंगाना। Consider the following statement. Donald Trump Avenue throughout is situated in the state of Telangana। बिल्कुल सही बात है। डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू मार्ग तेलंगाना राज्य में स्थित है, बात बिल्कुल उचित है। अच्छा, द नेम सेरेमनी मार्क्स एंड सिंबॉलिक एक्नॉलेजमेंट लिंक विद द अपकमिंग 250th इंडिपेंडेंस डे माइलस्टोन ऑफ यूएसए। बिल्कुल सही बात है। किस लिए किया गया है, इसका नामकरण यूएसए के 250वें इंडिपेंडेंस डे के में किया गया था। बात बिल्कुल सही, दोनों सही हो गया। Municipal corporation in major Indian tech city occasionally execute infrastructure naming after global head to symbolize localized geopolitical। भारत के प्रमुख की तकनीकी शहरों में नगर निगम कभी कभी स्थानीय भू राजनीतिक संबंधों को प्रदर्शित करने के लिए वैश्विक राष्ट्राध्यक्षों के नाम पर बुनियादी ढांचे का नामकरण करते। बात बिल्कुल सही है। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र हर साल 4 स्वतंत्रता की अपने ऐतिहासिक घोषणा की याद मनाता है। ठीक है, इसलिए तो किया है भैया कि भू राजनीति करता है कि जो भी है, लेकिन इसलिए अमेरिका किया ऐसे जरूरी नहीं है ना। मैं क्या कह रहा हूँ कि जो भी नगर निगम है ये करते हैं, जो भी मतलब आपके स्टेट हेड है उनका नाम पे करते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसलिए अमेरिका की ये तो बात नहीं है ना, किसी का भी कर सकता था। तो सही दोनों है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेशनल एमएसएमई डे अभी भी क्या है कि देखिए, एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ये क्या है कि इसका दिवस मनाया गया है। कब दिवस मनाया गया है इसका, 27 जून को क्या है कि एमएसएमई डे मनाया गया है। ध्यान रखिएगा। कहाँ पर मनाया गया है, डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में। कहाँ पर मनाया गया, ये बात ध्यान रखिएगा कि ये कहाँ पर मनाया गया है, डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर लोकेटेड एट न्यू दिल्ली में मनाया गया है। इसकी थीम क्या है, इनोवेशन एंड स्टेबल इंटरनेशनल डेवलपमेंट माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अच्छा, तो इसकी थीम क्या है कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों में नवाचार और स्थिर औद्योगिक विकास। इसके लिए क्या है, इसकी थीम है कि जो भी छोटे उद्योगों हैं उनको भी नवाचार है किया जाए, उनमें भी विकास किया जाए। सामाजिक आर्थिक इंजन इस दिशा में यह महत्वपूर्ण रोजगार क्षमता प्रकाश डालता है जो ग्रामीण रोजगार के ग्रुप में काम करता है। भारत में जीडीपी में 30% अधिक कुल निर्यात लगभग
48% योगदान देता है। देखिए कितनी बड़ी बात कर रहा है। जीडीपी में देखिए लगभग 48% टोटल एक्सपोर्ट के 48% योगदान है, और एम्प्लॉयमेंट और कंट्रीब्यूशन में लगभग 30% योगदान। देखिए कितना एमएसएमई का योगदान है। तो इसीलिए मतलब कि इस पर इन्वेस्टमेंट किया जा सके, अच्छे अच्छे रोजगार सृजन हो सके, क्षमता हो सके, और इसमें क्या कहते हैं कि और नए नए आविष्कार हो सके, इसी वजह से क्या है कि इसको किया गया है। इंडिया सेलिब्रेटेड नेशनल एमएसएमई डे विद एन एपेक्स इम्यूनिटी थीम कॉन्फ्रेंस और 27 जून कहाँ पर, डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली। भारत ने 27 जून को शीर्ष अभिनव थीम सम्मेलन में राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस मनाया। कब मनाया? डॉक्टर अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र नई दिल्ली में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल एमएसएमई डे। इट ऑब्जर्व ऑन 27 जून टू रिकॉग्नाइज कंट्रीब्यूशन ऑफ एमएसएमई माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्री। बात बिल्कुल सही है। 27 जून को मनाया जाता है, किसके योगदान? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के योगदान को मानता है। बात बिल्कुल सही है। द स्पेसिफिक थीम ऑफ द लेटेस्ट कन्वेंशन इज फोकस्ड ऑन इनोवेशन एंड स्टेबल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। बात बिल्कुल सही है। तो इस बार की थीम है किस पे आधारित है? नवाचार और स्थिर औद्योगिक विकास पर। तो क्या हो गया? दोनों सही हो गया, दोनों बात तो सही है ना? सी वाला ऑप्शन ठीक है। चलिए नेक्स्ट। The Ministry of MSME emphasizes digitalization and farmers credit linkage during the National MSME Day celebration। बिल्कुल सही बात है। एमएसएमई दिवस समारोह के दौरान डिजिटलीकरण और औपचारिक क्रेडिट लिंकेज जुड़ाव जोड़ देता है। बिल्कुल सही बात है। क्यों करता है ऐसा? क्योंकि क्षेत्र में कृषि के बाद प्राथमिक रोजगार प्रदाता का प्रदर्शन करता है और भारत में समान क्षेत्र विकास के लिए प्रमुख घटक है। देखिए क्यों कर रहा है ऐसा? क्योंकि जो एमएसएमई है ये क्या है कि भारत में कृषि के बाद सबसे जो रोजगार देता है वो कौन है? एमएसएमई है। इसीलिए क्या है कि सरकार इसको ज्यादा फोकस कर रही है। आज का लास्ट टॉपिक, गो ईस्ट पॉलिसी। अभी अभी क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ जियो मतलब गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा, अभी गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने एक ईस्ट पॉलिसी लॉन्च की। क्या लॉन्च की है? ईस्ट पॉलिसी लॉन्च की है। इसका एम क्या है कि जो भी मतलब रेडिकली एसेट मैन्युफैक्चरिंग मतलब विनिर्माण को बढ़ाना। आप सिंपल समझिए कि प्रदेश में विनिर्माण को बढ़ाने के लिए ये जियो गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ईस्ट पॉलिसी शुरू की गई है। अच्छा, किसने? गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने चालू की है। अच्छा, इसका काम क्या है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ करना, ठीक है, डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भारत में बुलाना, मतलब एफडीआई को अट्रैक्ट करना, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना तेजी से। द प्रोग्रेसिव सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफिशियल लॉन्च बाय चैंपियन बाई सीएम ऑफ उड़ीसा। देखिए किसने किया? ये मोहन चरण मांझी जी, जो उड़ीसा के सीएम है मोहन चरण मांझी जी, इनके द्वारा इसको क्या किया? शुभारंभ किया। क्या किया गया? शुभारंभ किया गया है। It especially map of structure infrastructure development alongside the coastal corridor and inland mineral zone, transforming Odisha into manufacturing powerhouse of the India, Eastern India। देखिए क्या है कि उड़ीसा का आप देखेंगे तो ये हमारा उड़ीसा तटीय राज्य है, कोस्टल है ना, ये हमारा उड़ीसा। अच्छा, तो तटीय राज्यों में क्या कहते हैं, जो भी आपके क्या कहते हैं कोस्टल डेवलपमेंट हो गए, कॉरिडोर्स हो गए, जो भी आपके यहाँ से जो इंटरनेशनल व्यापार होता है, ठीक है, उड़ीसा का जो मिनरल जोन है, उड़ीसा को एक इसी वजह से, और क्या कहते हैं मिनरल्स से लेके उड़ीसा को ट्रांसफॉर्मिंग इकोनॉमिक मतलब मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनाने के लिए, पावर सोर्स बनाने के लिए काम शुरू किया गया है। द स्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क गो ईस्ट पॉलिसी रिसेंटली इनेक्टेड टू सपोर्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड कैपिटल फ्लो बाय विच स्टेट? किसने? उड़ीसा। औद्योगिकरण और पूंजी प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किस राज्य द्वारा गो ईस्ट नीति चालू की गई? किसके द्वारा? उड़ीसा द्वारा। Consider the following statement regarding the Go East policy. It is signature economic master plan launched under the leadership of Odisha CM मोहन चरण मांझी। बिल्कुल सही बात है। ये इकोनॉमिक मास्टर प्लान किसके अंडर लॉन्च किया गया है? उड़ीसा सीएम मोहन चरण मांझी के उसमें। बात बिल्कुल सही है। द पॉलिसी रिस्ट्रिक्ट एक्सटर्नल प्राइवेट कैपिटल एंड कंप्लीटली प्रोटेक्ट पब्लिक सेक्टर। नहीं, ये नहीं है भाई। एफडीआई बुला रहे हैं आप, तो बिना फॉरेन इंडस्ट्री को बुलाए तो कुछ होगा नहीं, तो गलत हो गया सीधे। बाहरी नीति पूंजी को प्रतिबंधित कर देना, बिल्कुल एफडीआई तो आ ही रहा है ना देश में। तो देखिए पहला सा सवाल आया जिसमें कहिए ए सही हुआ है ना, तो ए सही हो गया। आसान रीजन क्वेश्चन। द गो ईस्ट पॉलिसी इज प्रोजेक्टेड टू एस्टैब्लिश उड़ीसा एज की मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक एंड मैन्युफैक्चरिंग हब इन बे ऑफ बंगाल मैरीटाइम जोन। बिल्कुल सही बात है भाई। बे ऑफ बंगाल तो उड़ीसा भी आता है ना आपका, उड़ीसा भी आता है। तो बे ऑफ बंगाल जोन में इसको लॉजिस्टिक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए किया गया है। ठीक है, क्या कह रहा है? उड़ीसा को बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में लॉजिस्टिक हब बनाने के लिए किया गया है। बात एकदम सही है। अच्छा, बोथ एन। अच्छा, दूसरा क्या कह रहा है कि सीएम मोहन मांझी एमशेड क्रेडिट टारगेटेड फिजिकल इंसेंटिव और मासिव पोर्ट लेट कनेक्टिविटी। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि भाई जब कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी, बंदरगाह आधारित कनेक्टिविटी संवर्धन निर्माण कर ही रहा है सर, जब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी तो अपने आप ही प्रोग्रेस करेंगे। कई बार चलो सही हो गया। इस तरह से हमने आज करंट अफेयर्स कंप्लीट किए। पीडीएफ इसको @solve सिविल अकेडमी में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। कोई डाउट हो तो आप इससे उनको मेल करके पूछ सकते हैं। और आप करंट अफेयर्स में ऐसे ही जुड़े रहिए, नोट्स बनाते रहिए, रिविजन करते रहिए। और
टीसीएस के जो नोटिफिकेशन जारी होगा इसकी तैयारी कर सकते। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमको मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल ही करंट अफेयर्स में।